हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, जैसा कि हम कक्षा 8 के हमारी दुनिया ज्योग्राफी के सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन वीडियो की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर संसाधन से रिलेटेड वीडियो, उसके सभी सॉल्यूशन का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ आज का हमारा टॉपिक है संसाधन का दूसरा पार्ट, जो कि का है, जिसमें हम पढ़ेंगे भूमि एवं मृदा एवं जल संसाधन के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए क्लास 8 चैप्टर 1 संसाधन के सेकेंड पार्ट में, जिसमें भूमि मृदा एवं जल संसाधन के बारे में बात की गई, मतलब इसका सॉल्यूशन वीडियो है। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो ये यहाँ पे अभ्यास प्रश्न दिया हुआ है। सबसे पहले बहुवैकल्पिक प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो पहला सवाल है, पृथ्वी का कितना प्रतिशत हिस्सा भूमि के अंतर्गत आता है? तो आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा फ्रेंड्स, तो पृथ्वी का 71% हिस्से में पानी है और 29% हिस्से में क्या है? भूमि है, ज़मीन है। तो एंड द करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 29% हिस्से पे क्या है? ज़मीन है। 71% हिस्से पे जल है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, 29। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, विश्व में सघन जनसंख्या कहाँ मिलती है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ मिलती है? पहाड़, पठार, मैदान, मरुस्थल। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, मैदानों में मिलती है। अगला सवाल देखेंगे हम यहाँ पे। तो ये हमारा अगला सवाल है, भारत में भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े कौन रखता है? तो कौन रखता है? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर खा, भू राजस्व विभाग रखता है। अगला सवाल है, भूमि उपयोग के कुल कितने प्रमुख वर्ग हैं? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 5। भूमि उपयोग के कुल प्रमुख वर्ग कितने हैं? तो 5 हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 5। मृदा में कुल कितने स्तर पाए जाते हैं? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, गा। 4 स्तर पाए जाते हैं मृदा में। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि वो 4 स्तर कौन कौन से हैं। कमेंट सेक्शन में आप करके बता सकते हैं, वो 4 स्तर पाए जाते हैं। अगला सवाल है, समोच्च रेखीय खेती करना किसका उपाय है? जल प्रदूषण रोकने का, मृदा अपरदन रोकने का? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मृदा अपरदन रोकने का। मृदा के कटाव को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? समोच्च रेखीय खेती करते हैं। ये वैसी खेती होती है जो पहाड़ों साइड की जाती है, जहाँ पे ढलान होता है, वहाँ पे किया जाता है। अगला सवाल है हमारे पास 7वां नंबर सवाल, रासायनिक दृष्टि से जल किसका संयोजन है? तो आप जानते हैं कि जल का अगर आप केमिकल फार्मूला देखें तो H2O होता है। H से हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन। तो किसका हो जाएगा? हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। गा इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल है, इनमें से कौन एक महासागर नहीं है? कौन एक महासागर नहीं है? अंटार्कटिका, आर्कटिक, हिंद, प्रशांत। बताइए फ्रेंड्स, कौन महासागर नहीं है? तो अगर आपको महासागर के बारे में पता होगा तो मैंने एक ट्रिक बताया होगा, पैसा। हमारे पास 5 महासागर है। पी से पैसिफिक ओशियन, ए से अटलांटिक ओशियन, आई से इंडियन ओशियन, ए से सदर्न ओशियन, ए से आर्कटिक ओशियन। तो 5 ही ओशियन है हमारे पास। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा महासागर नहीं है। तो कौन महासागर नहीं होगा? बताइए फ्रेंड्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज अंटार्कटिक। अंटार्कटिक महासागर नहीं है। ये एक जो अंटार्कटिका है वो क्या है? कॉन्टिनेंट है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, तो फिल इन द ब्लैंक्स को हम भरेंगे, देखेंगे क्या होता है। तो ये है फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला सवाल पढ़ते हैं, मृदा में जीवों के सड़े गले अवशेष को डैश कहते हैं? तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस ऐसे लिखाएगा, ह्यूमस, ह्यूमस कहते हैं। तो पहला का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ह्यूमस। दूसरा क्षेत्र पढ़ते हैं, दक्कन क्षेत्र में डैश मृदा पाई जाती है? तो दक्कन क्षेत्र मतलब दक्षिण के क्षेत्र में कैसी मृदा पाई जाती है? तो लाल और काली मृदा पाई जाती है। लाल एवं काली मृदा ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो हमने ये देख लिया। अगला सवाल देखते हैं, लैटराइट मृदा का निर्माण डैश प्रक्रिया से होता है? किस प्रक्रिया से होता है? तो निछालन प्रक्रिया से होता है। निछालन अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, निछालन प्रक्रिया से होता है। अगला सवाल है, भूमि एक डैश संसाधन है? तो कैसा संसाधन है? तो महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। तो क्या लिखेंगे आप? प्राकृतिक संसाधन। भूमि क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है। अगला है, महासागरों में जल का डैश प्रतिशत भाग पाया जाता है? तो अभी मैंने बताया कि पृथ्वी पर 2 चीज़ पाई जाती है, एक जल पाया जाता है, एक लैंड मास पाया जाता है, और दूसरा वाटर बॉडीज़ पाया जाता है। तो लैंड कितना है? 29 है, और वाटर बॉडीज़ कितना है? तो 71% है। तो 71% भाग जो है वो क्या है? महासागरों में, महासागरों का जल है। अगला सवाल आप देखेंगे फ्रेंड्स। तो अगला सवाल नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज है। यहाँ पे देखिए फिर से, महासागरों में जल का कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है? तो पृथ्वी पे जल का टोटल कितना? 71% पाया जाता है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है महासागरों में कितना है? तो पृथ्वी हम जानते हैं कि बहुत सारे डिपार्टमेंट में बांटा गया है, जैसे कि आप महासागर में है, बर्फीला क्षेत्र है, भूमिगत जल है, अलवणीय जल है। तो इस तरह से कितना महासागर में कितना जल है? तो आप कह सकते हैं 97.3% जल किस में है?
टोटल पृथ्वी का 97.3% जल जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो महासागरों में पाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन फिर से एक बार देख लेते हैं। महासागरों में जल का डैश प्रतिशत भाग पाया जाता है, कितना प्रतिशत, 97.3%। पूरे पृथ्वी पे कितना जल पाया जाता है, तो 71% पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, ये क्वेश्चन यहाँ पे महासागर में। तो ये आप उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, भूमि उपयोग से क्या समझते हैं। तो भूमि का उपयोग हम भिन्न भिन्न कामों में करते हैं। भूमि पर ही कृषि कार्य होता है तथा इसी पर पेड़ पौधे उगते हैं तथा मकान, गांव, शहर, तालाब, नहर, कुआं, चापाकल, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, पाइपलाइन मार्ग, कारखाना, विभिन्न खेलों में मैदान एवं स्टेडियम इत्यादि इसी पर बनते हैं। तो ये क्या है, भूमि का उपयोग है। अगला सवाल अगर आप देखें तो मृदा निर्माण में सहायक कारकों का उल्लेख करना है। तो मृदा निर्माण में कौन कौन से सहायक उल्लेख हैं, कारक हैं, उनको हम बताना, उल्लेख करना है। तो किसी स्थान के मृदा के निर्माण में वहाँ की उपस्थित मौलिक चट्टान, क्षेत्र की जलवायु, वनस्पति, सूक्ष्म जीवाणु, क्षेत्र की ऊंचाई, ढाल तथा समय का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो हमने 2 सवाल किया। तीसरा सवाल देखते हैं, भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखें। तो भूमि उपयोग को कौन प्रभावित करते हैं, तो भूमि का उपयोग 2 प्रमुख कारकों द्वारा प्रभावित होता है। पहला प्राकृतिक कारक जो नेचुरल होता है और दूसरा मानवीय कारक जिसमें इंसान इन्वॉल्व होता है। तो पहला क्या है, प्राकृतिक कारक को पहले देखते हैं। तो प्राकृतिक कारक लिख के डैश देंगे। स्थल रूप में विभिन्नता, मृदा की विशेषता, खनिजों की उपस्थिति, जलवायु एवं जल संबंधी विशेषताएं इत्यादि जैसे प्राकृतिक कारक भूमि के उपयोग में परिवर्तन ला देते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, जिस भूमि पर खेती हो रही है अगर वहाँ बाढ़ आ जाएगा तो उस पर खेती कर पाएंगे हम, खेती नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो ज़मीन पानी में डूब जाएगा, फिर कीचड़ हो जाएगा। तो इस तरह से वो क्या होता है, प्राकृतिक कारकों से वो क्या हो गया, प्रभावित हो गया। तो हमने भूमि का इस्तेमाल नहीं कर पाए। अगला मानवीय कारक है। तो तकनीकी ज्ञान में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, श्रमिकों की उपलब्धता तथा मानवीय आवश्यकताओं में अंतर इत्यादि जैसे कारक क्या हैं, भूमि के उपयोग में अंतर ला देते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, भूमि के उपयोग में क्या करते हैं, अंतर ले आते हैं। अगला सवाल हम देखेंगे, चौथा नंबर सवाल, भूमि उपयोग के 5 वर्गों का उल्लेख करना है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, भूमि उपयोग वर्ग। भूमि उपयोग के वर्ग निश्चित हैं। ये वर्ग कौन कौन से हैं, तो वन क्षेत्र की भूमि, कृषि कार्य के लिए उपलब्ध अनुपलब्ध भूमि, पड़ती भूमि, अन्य कृषि अयोग्य भूमि, शुद्ध बोई गई भूमि। तो इस तरह से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब आते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है जो कम से कम 200 शब्दों में लिखना है। तो आगे देखते हैं। तो पहला सवाल है हमारे पास यहाँ पे, भूमि उपयोग क्या है, भूमि उपयोग के विभिन्न वर्गों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो भूमि उपयोग का अर्थ कुल उपलब्ध भूमि का विविध कार्यों में होने वाले उपयोग के आंकड़ों से है। इससे संबंधित आंकड़े हमेशा बदलते रहते हैं। मतलब यह कि विभिन्न देशों के मध्य इसका प्रारूप एक जैसा नहीं मिलता है। कहीं वन क्षेत्र अधिक मिलता है तो कहीं शुद्ध बोई गई भूमि का क्षेत्र, तो कहीं बंजर भूमि का क्षेत्र अधिक मिलता है। भारत में भूमि उपयोग प्रारूप संबंधी आंकड़े या रिकॉर्ड भू राजस्व विभाग रखता है। तो ये 2 सवाल था, 2 सवाल को हमने मिला के यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे एक और लाइन दिया हुआ है, भूमि उपयोग वर्ग, भूमि उपयोग के वर्ग निश्चित हैं। ये वर्ग हैं, कौन कौन से वर्ग हैं, तो अभी हमने ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन में भी देखा था। वन क्षेत्र की भूमि, कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि जैसे बंजर एवं व्यर्थ भूमि, सड़क, मकान, उद्योगों में लगी भूमि, पड़ती भूमि। तो पड़ती भूमि भी, उसके लिए भी 2 लाइन लिखा हुआ है, चालू पड़ती भूमि, अन्य पड़ती भूमि। तो चालू पड़ती भूमि में जिस भूमि पर 1 वर्ष या उससे कम समय से कृषि नहीं की गई हो उसको क्या कहते हैं, चालू पड़ती भूमि कहते हैं। अन्य पड़ती भूमि, जिस भूमि पर 1 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष से कम समय से कृषि नहीं की गई हो तो उसको क्या कहते हैं, अन्य पड़ती भूमि कहते हैं। आगे देखते हैं। आगे है अन्य कृषि अयोग्य भूमि। तो स्थायी चारागाह की भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि, जिस भूमि पर 5 वर्ष से अधिक समय से खेती नहीं की गई उसको हम क्या कहते हैं, कृषि योग्य बंजर भूमि। अगला है शुद्ध बोई गई भूमि। तो इस तरह से 5 भागों में डिवाइड किया गया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो मृदा निर्माण की प्रक्रिया को क्या करना है, स्पष्ट करना है कि किस तरह से मृदा का निर्माण होता है। तो आइए देखते हैं। किसी स्थान के मृदा का निर्माण में वहां उपस्थित मौलिक चट्टान, क्षेत्र की जलवायु, वनस्पति, सूक्ष्म जीवाणु, क्षेत्र की ऊंचाई, ढाल तथा समय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मृदा निर्माण प्रक्रिया में सबसे पहले मौलिक चट्टानें टूटती हैं। टूटे हुए कणों में और महीन होने की प्रक्रिया अनवरतन चलती रहती है। हजारों लाखों वर्षों बाद वही चट्टानी टुकड़ा भौतिक, रासायनिक एवं जैविक ऋतुक्षरण से महीन कणों में बदल जाता है जो मृदा कहलाता है। सामान्यतः यह 1 सेंटीमीटर
मोटी सतह वाली मृदा के निर्माण में सैकड़ों हजारों वर्ष लग जाते हैं। मृदा निर्माण की प्रक्रिया काफ़ी लंबी अवधि में पूरी होती है। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि जो चट्टान होता है, पहाड़ होता है, वो टूटता है। टूटने के बाद छोटे छोटे टुकड़े में विभाजित हो जाता है। विभाजित होने के बाद इसको महीन टुकड़े होने में, एकदम बहुत महीन कण बनने में बहुत ज़माना लग जाता है। और ज़माने लगने के साथ इसमें बहुत सारी भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रियाएँ संपन्न होती हैं। उसके बाद ये क्या कहलाता है? मृदा कहलाता है। तो मृदा निर्माण की प्रक्रिया काफ़ी लंबी है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर मोटी भूमि बनने में सैकड़ों हजारों वर्ष लग जाते हैं। इस दौरान मृदा के 3 स्तर तैयार हो जाते हैं। इन्हें ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः आ स्तर, बा स्तर और सा स्तर कहा जाता है। तो नीचे वाला, ऊपर वाला, तीन स्तर से, 3 लेयर से बन के तैयार हो गया मृदा। इतना टाइम लग जाता है कि वो 3 लेयर में बन जाता है। उसके बाद आगे कह रहा है, ऊपरी स्तर आ में ह्यूमस की अधिकता होती है। जो ऊपरी स्तर होता है, ज़मीन, मान लिया ये ज़मीन है, तो 3 लेयर में ये जो ऊपर वाला स्तर है, इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है। बा स्तर में बालू एवं पंग की प्रधानता होती है। सा स्तर में ऋतुक्षरण से प्राप्त चट्टानी कण मिला करते हैं, जबकि सबसे निचले स्तर में मूल चट्टानें होती है। तो इस तरह से इसको डिवीज़न किया गया है, बांटा गया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं, तीसरा नंबर सवाल। एक बात आप यहाँ पे ज़रूर ध्यान दें फ्रेंड्स कि ह्यूमस किसको कहते हैं। तो मृदा में पेड़ पौधे, ज़मीन की मिट्टी में जो पेड़ पौधे होते हैं, जीवों एवं अन्य सड़े गले पदार्थों का जो बचा हुआ अवशेष रहता है, उसी को ह्यूमस कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ह्यूमस समझ में आ गया होगा कि ह्यूमस किसको कहते हैं। जो जीवित प्राणी है, उसका जो अवशेष बचा हुआ मिट्टी में रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। तो यहाँ पे आप अगला तीसरा सवाल देखते हैं कि तीसरा सवाल क्या है। मृदा अपरदन के कारकों का उल्लेख कर इसके बचाव हेतु उपयुक्त सुझाव दीजिए। तो मृदा अपरदन के मुख्य कारक हैं जलवायु, वनस्पति विस्तार, स्थल रूप, भूमि की ढाल एवं मानवीय क्रियाएं। और आगे अगर देखें तो वनों की कटाई, पशुचारण, आकस्मिक तेज वर्षा, तेज पवन, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति तथा वार से प्रभावित से मृदा का अपरदन ज़्यादा होता है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि मृदा अपरदन किसको कहते हैं। तो मृदा अपरदन कहते हैं कि मिट्टी के कटाव को। मिट्टी का कटाव मतलब मिट्टी का नुकसान होना, नाश होना, जिससे हम उसका यूज़ नहीं कर पाते, उस संसाधन का इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पाते या संसाधन के इस्तेमाल करने में कमी हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। अगर आप बेसिकली कहें तो मिट्टी का कटाव को मृदा अपरदन कहते हैं। तो बहुत सारे कारक हैं इसके मृदा अपरदन के। तो पवन यानी पानी के बहाव से मैदानी या चौरस क्षेत्रों में सतही अपरदन होता है, जबकि ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र में क्षुद्र नालिका या अवनालिका अपरदन होता है। तो मृदा अपरदन कई प्रकार के होते हैं। मृदा अपरदन के कारण मृदा के मौलिक गुणों एवं उर्वरता में कमी आने लगती है। इसका असर फलों, फसलों, साग सब्जियों के उत्पादन पर पड़ता है। इसलिए मृदा संरक्षण के उपाय को अपनाना ज़रूरी है। तो मृदा संरक्षण के लिए हमें निम्न उपाय करने पड़ेंगे। जैसे फ्रेंड्स, अगर आप देखते होंगे बारिश होती है, तो बारिश अपने साथ साथ मिट्टी का जो पानी बह के जाता है, तो वो अपने साथ साथ मिट्टी को बहा के ले जाता है। तो जो ऊपर वाला सबसे ह्यूमस वाला मिट्टी है, वो सब मिल के कहाँ चला जाता है? नाला में चला जाता है, बह जाता है, जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। और उस मिट्टी के नुकसान से हमको बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जिससे हम फसलों में, फलों में, साग सब्जियों के उत्पादन में क्या पड़ जाता है? कमी आ जाती है। तो हमको उसको रोकना है। तो कैसे रोकेंगे? तो क्या है उसके जानने का तरीका, संरक्षण का तरीका, आइए देखते हैं। तो अगर आप पहला तरीका देखें फ्रेंड्स, तो ये कुछ पहला तरीका, पर्वतीय क्षेत्रों में जो ढलान वाले, पहाड़ वाले क्षेत्र हैं, उसमें क्या करना है? हमको समोच्च रेखी खेती करना है। मतलब अगर ये पहाड़ वाला क्षेत्र है, तो इसको हम क्या करेंगे? बांट देंगे ऐसे करके, ऐसे सिरनुमा खेती करेंगे। इसको हम क्या कहते हैं? समोच्च रेखीय खेती कहते हैं। तो इसको बांटने से ये फ्लैट हो जाएगा ज़मीन, और यहाँ पे अगर हम पेड़ उगा देंगे या फिर कुछ फसल लगा देंगे, तो ये मिट्टी कट के आगे नीचे नहीं जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमने बचा लिया मिट्टी को मृदा अपरदन से। अगर आप अगला पॉइंट देखें, तो पर्वतीय ढलानों पर वृक्षारोपण करना। तो वृक्षारोपण करना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है मृदा संरक्षण को करने का। मतलब मृदा अपरदन को रोकने के लिए अगर हम पेड़ लगाएंगे, तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव काम करता है, क्योंकि पेड़ का जड़ मिट्टी को पकड़ लेता है, और मिट्टी को पकड़ने से मिट्टी बहता नहीं है, मृदा अपरदन रुक जाता है। अगला पॉइंट देखें तो बंजर भूमि पर घास लगाना। बंजर भूमि पर हम घास लगाएंगे तो उसमें ह्यूमस की कमी भी पूरी हो जाएगी, उसमें ह्यूमस की मात्रा भी आ जाएगी, और वो जो बंजर ज़मीन है वो फिर से दोबारा लहलहा उठेगा। फसल चक्र तकनीक को अपनाकर, तो हम क्या करेंगे? फसल चक्रण करेंगे। मतलब एक बार हम रबी फसल लगाते हैं, तो फिर हम खरीफ फसल लगाएंगे। फसल को बदल कर लगाने से ज़मीन की, मृदा की उर्वरकता क्षमता कम नहीं होती है, उसको बनाए रखती है, बरकरार रहती है। खेती के वैज्ञानिक तकनीक को अपनाना, तो वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाना। और छठा है जैविक खाद का प्रयोग करना। तो अगर हम उससे जैविक खादों का प्रयोग करते हैं, तो मृदा की उर्वरकता खराब नहीं होती। तो इस तरह से हमने किया सवाल फ्रेंड्स। अगला सवाल देखते हैं, चौथा नंबर सवाल। जो प्रश्न ये है, जल प्रदूषण के कारणों का उल्लेख कर इसके दूर करने के उपायों का वर्णन कीजिए। तो अब जल प्रदूषण के कारणों का उल्लेख करना है और फिर उसका उपाय बताना है। तो जल के स्वाभाविक प्राकृतिक गुणों में अंतर आना या जल में अवांछित पदार्थों का मिल जाना,
जो जीवन के लिए हानिकारक होता है जल प्रदूषण कहलाता है। मतलब जल में किसी चीज़ का मिलावट का मिल जाना जो जल को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, हानिकारक हो जाता है जल, तो उसको क्या कहते हैं हम, जल प्रदूषण कहते हैं। जैसे घरेलू कूड़ा करकट, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ हम पानी में मिला देते हैं, नगरीय क्षेत्रों का गंदा जल, परिवहन एवं यातायात दुर्घटनाएं, इस तरह से क्या होता है, जल प्रदूषित हो जाता है। इस प्रदूषित जल को पीने से कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे उल्टियाँ आना, किडनी का खराब होना, पेट दर्द, सिर दर्द, डायरिया, छाती दर्द, हड्डी का विकृति, वजन घटना, दिमागी विकृति इत्यादि। जल प्रदूषण से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय करना चाहिए। क्या करना चाहिए, तो नदियों तालाबों में अपशिष्ट पदार्थों को डालने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। कोई नदी में तालाब में गंदगी कूड़ा करकट ना डालें और अजैविक खादों का उपयोग पर रोक लगाना चाहिए। तो इस तरह से हम जल को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। अगला सवाल देखेंगे तो 5वां नंबर सवाल है हमारा, जल संकट क्या है। जल संकट के लिए जिम्मेवार कारकों का उल्लेख कर इसे दूर करने का उपाय का विवरण करना है। सबसे पहले जल संकट को समझना है, फिर उसके कारक जो कारण है, और फिर उसको क्या करेंगे, उसको दूर कैसे करेंगे, उसके उपाय को बताना है। तो 3 सवाल है इसमें मिला हुआ। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो जनसंख्या का बढ़ना, जल का अति दोहन, जल का अनुचित उपयोग, जल का असमान वितरण, जल का प्रदूषित होना, शहरों में पानी, अपार्टमेंट संस्कृति इत्यादि जल प्रदूषण के बड़े कारण हैं। कई शहरों में आवश्यकता से अधिक जल उपलब्ध है परंतु वे प्रदूषित हैं। इसी तरह कई शहर महासागरों के किनारे अवस्थित हैं परंतु वहां जल का उपयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए जल की कमी या जल संकट पूरे विश्व में व्याप्त है। मतलब जल की कमी होना इट मीन्स कि वो जल संकट है। तो जल संकट को दूर करने के निम्नलिखित उपाय हैं। क्या क्या उपाय हैं, तो वर्षा जल संग्रहण की तकनीक, मतलब जो बारिश का जल है उसको क्या करना है, हमको स्टोर करना है, बचा के रखना, उसको बर्बाद नहीं करना है। छत का वर्षा जल संग्रहित करना, आप अपने छत पे जो बारिश का पानी आता है उसको आप क्या करें, स्टोर करें। जल का समुचित उपयोग करना, जल का अनुचित उपयोग ना करें, मतलब जल को व्यर्थ ना करें, बेकार में बर्बाद ना करें। अगला है जल को प्रदूषित होने से बचाना, जल के पुनः चक्रण तकनीक को अपनाना, सिंचाई के लिए आधुनिक तकनीकों का अपनाना, बच्चों के बीच जल संरक्षण की महत्ता को बताना। ये इंपॉर्टेंट है कि आप समझें कि पानी को बेकार में बर्बाद नहीं करना चाहिए, बच्चों को भी बताना चाहिए कि जल संरक्षण के क्या इंपॉर्टेंस है, महत्व है, और प्राचीन जल संचयन तकनीकों को अपनाना। तो इस तरह से हम जल का संरक्षण कर सकते हैं, उसको हम बचा सकते हैं। अब हमारे पास ये आखिरी सवाल है, 6वां नंबर सवाल देखते हैं। तो ये सवाल हमारा कह रहा है, भारत में पाए जाने वाली मृदाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो भारत में कितनी तरह की मृदाएं पाई जाती हैं उसको हमको संक्षिप्त में, शॉर्ट में बताना है। तो भारत में जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, पीली मृदा, लैटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा एवं पर्वतीय मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा देश के सभी नादी घाटियों में पाई जाती है। उत्तर भारत का विशाल मैदान पूर्णतः जलोढ़ निर्मित है। उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है पूरा जलोढ़ से बना हुआ है। नवीन जलोढ़ को खादर और पुराने जलोढ़ को बांगर कहा जाता है। जलोढ़ भी 2 टाइप का है, एक नवीन मतलब नया जलोढ़ जो है उसको क्या कहते हैं, हम खादर कहते हैं। इसको पहले साफ कर लेता हूँ मैं। जलोढ़ मृदा भी 2 तरह का है, पहला क्या है खादर और दूसरा क्या है बांगर। तो जो नया जलोढ़ है उसको हम खादर कहते हैं, जो पुराना जलोढ़ है उसको हम क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप देख लेंगे, याद रख लेंगे इसको। जलोढ़ मृदा चावल, मक्का, गेहूं, गन्ना एवं दलहन फसलों के लिए उत्पादन के लिए उपयुक्त है। अब आगे अगर आप देखें तो काली मृदा एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक की उपस्थिति के कारण क्या होती है, काली होती है। तो काली मृदा बेसिकली महाराष्ट्र, मुंबई के क्षेत्रों में पाई जाती है। उस पर कपास की खेती बहुत अच्छे से होती है। तो यह मृदा कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में यह मृदा अधिक पाई जाती है। अब अगला यहाँ पे, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ पे यार लाल एवं पीली मृदा प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्से में पाई जाती है। लोहे के अंश के कारण इस मृदा का रंग क्या होता है, लाल होता है। एल्युमिनियम के कारण मृदा का रंग काला हो जाता है, लोहे के अंश के कारण मृदा का रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। जल में मिलने के बाद यह मृदा पीले रंग की हो जाती है। मतलब अगर जल से नहीं मिला हुआ है तो वो लाल रंग की है, जैसे जल में मिला देंगे तो वो मृदा कैसी हो जाएगी, पीले रंग की हो जाएगी। ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू और फलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त यह मृदा उड़ीसा, झारखंड एवं मेघालय में पाया जाता है। अब अगर अगला सवाल आप देखें तो लैटराइट मृदा का निर्माण निछालन की प्रक्रिया से होता है। यह मृदा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों में मिलती है। मरुस्थलीय मृदा हल्के भूरे रंग की होती है जो राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा एवं दक्षिणी पंजाब में पाई जाती है। पर्वतीय मृदा पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इस तरह से हमने फ्रेंड्स सभी इस चैप्टर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। और ये यहाँ पे आखिरी सवाल बच जाता है जो क्रियाकलाप है, भारत का मानचित्र बनाकर मृदाओं का विवरण दिखाना। तो आपकी किताब में वो दिया हुआ है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं और बना सकते हैं।
कि कौन कौन सी जलोढ़ मृदा, काली मृदा क्या है, तो आप किताब में इसको देख करके ज़रूर बनाएं। तो यहाँ पे हमने फ्रेंड्स इस चैप्टर को कंप्लीट किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।